हाइडल प्रोजेक्ट से आपने शुरुआत की, फिर आपको टूरिज़्म में कुछ करने की ज़िद थी और उसके बाद आपने पहला रोपवे, एडवांस रोपवे जो है वो मनाली में कंस्ट्रक्ट करवाया, जो आज सक्सेसफुली कई सालों से चल रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं ये इनिशिएट जो है वो किस तरफ इशारा कर रहा है? हिमाचल वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जिसने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट को प्रोत्साहन दिया। हिमाचल में आज रोपवेज जो है वो अब अग्रसर हुए हैं। एशिया का इस वक्त जो सबसे लॉन्गेस्ट और चर्चा में जो प्रोजेक्ट है वो हमारे रोहतांग दर्रे का प्रोजेक्ट है, इसी जो 3 पर सेक्शन में हो रहा है। आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि हर कोई जानना चाह रहा है जो ये 13,050 फीट की ऊंचाई को 12 महीने जो है वो खुला रखेगा, वो ये रोपवे रहने वाला है। तो उसका लेटेस्ट अपडेट क्या है? लेटेस्ट अपडेट ये है कि मैं आपको आमंत्रित करूंगा कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे भी आने का। आप किस तरीके से देखते हैं कि मनाली इन सारे इंटरनेशनल टॉप लेवल के डेस्टिनेशंस को कैसे बीट कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? हमें आज भी अगर कहीं किल्लत है या कहीं प्रॉब्लम दिखती है तो वो हमारी एविएशन कनेक्टिविटी की है। एविएशन की बात आपने की कि आज भी वो डिमांड की जा रही है कि हम एयरवेज में थोड़ा और बेहतर हों, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को जो है कनेक्टिविटी मिले। आप तो एविएशन कंपनी के तौर पर भी स्टेट में सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। क्यों, आपको क्या ऐसे चैलेंजेस लगे, हम क्यों सक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और बहुत सारी बार कोशिश की गई है कि सस्ती फ़्लाइट्स जो हैं लोगों को मिलनी चाहिए, फ़्लाइट्स के नंबर्स बढ़ने चाहिए, हेली टैक्सी जैसी सर्विसेज भी कुछ दौरान शुरू रही, लेकिन आज फिर हम वहीं के वहीं खड़े। क्यों? हमारे पास बड़े एयरपोर्ट्स बनाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है लैंड का। हमारे पड़ोसी राज्य की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड की, तो वहाँ हेलीकॉप्टर्स और एविएशन प्लेयर्स की भरमार है। कारण क्या मानते हैं कि हम इस सेक्टर को अभी तक क्यों नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हैं? जैसे मैंने बताया जी, सस्टेनेबिलिटी। रोहतांग की बात हो रही है, रोपवे की बात हमने आपसे की। बहुत सारे लोग जो हैं इसका वेट कर रहे हैं कि ये कब जल्दी बनकर तैयार हो, क्योंकि नया डेस्टिनेशन, नया एक्सपीरियंस जो है वो सैलानियों को और साथ साथ हमारे हिमाचल के लोगों को भी मिलेगा। लेकिन कुछ 1% लोगों को आज भी इनसिक्योरिटी फील होती है कि कहीं रोपवे बनने से उनका रोज़गार तो नहीं छिन जाएगा। इस पे बेहतर जवाब आपसे ज़्यादा कोई दे नहीं सकता है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई घबराने की इसमें ज़रूरत है। उल्टा है कि मुझे लगता है कि उनका व्यवसाय और बढ़ेगा और उनको अपने लिए और इन्वेंट करने नए चीज़ें पड़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से जब और सैलानी आएंगे, जिस तरीके से पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होगा, तो इट विल बी लेस। जैसे कि आज की डेट में मैंने आपको एक एग्जांपल सोलांग घाटी का दिया, उस हिसाब से इट विल बी अ मच मोर मल्टीप्लायर। नमस्कार, जी पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संदीप सिंह। आज एक ऐसे खास मेहमान से हम अपने पॉडकास्ट में बातचीत करेंगे जो हिमाचल के रहने वाले हैं और हिमाचल के लिए कुछ करने की ज़िद पिछले कई सालों से ये कर रहे हैं, क्योंकि टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ साथ हाइड्रो पावर इंडस्ट्रीज़ में ये पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं। चलिए इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। अमिताभ शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो के लिए और मुझे आमंत्रित करने के लिए। शर्मा जी, जिस तरीके से आपने अपने करियर की शुरुआत की बात करें तो हम पहले भी कई बार इंटरव्यूज़ कर चुके हैं। हाइडल प्रोजेक्ट से आपने शुरुआत की, फिर आपको टूरिज़्म में कुछ करने की ज़िद थी और उसके बाद आपने पहला रोपवे, एडवांस रोपवे जो है वो मनाली में कंस्ट्रक्ट करवाया, जो आज सक्सेसफुली कई सालों से चल रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं ये इनिशिएट जो है वो किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, जब हम हमारे अपनी देवभूमि हिमाचल की बात करते हैं तो प्राकृतिक सौंदर्य से हम भरपूर हैं। हमें यहाँ का वातावरण और जिस तरीके की हमारी प्राकृतिक सुंदरता है और जिस तरीके के सबसे बड़ी बात है जो हमारा कल्चर है, उससे हमें नवाजा है। और देवभूमि जो हमारी ये कहलाई जाती है, इसमें इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है, चाहे वो हमारे हाइडल्स हों, चाहे वो हमारा टूरिज़्म का सेक्टर हो, चाहे वो हम एविएशन की बात करें। इन सब को जो गवर्नमेंट्स ने, आज तत्कालीन गवर्नमेंट ने और पहले की भी गवर्नमेंट्स ने कहीं ना कहीं इसको एक एज अ पोटेंशियल देखा, तो कहीं ना कहीं कुछ नीतियाँ बनाई।
अब जब नीतियाँ बनी, कुछ नीतियों में कभी कुछ खामियां रह जाती थी, कभी कुछ नीतियों में कुछ बढ़ चढ़ करके होता था। सो अगर हम हाइडल की बात करें तो आई वुड से दैट द rendezvous ऑफ हाइडल सेक्टर इन हिमाचल was somewhere in the year 1997-1998, जब सर्वप्रथम सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर में जब शुभारंभ हुआ पीपीपी मोड का। हिमाचल वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जिसने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट को प्रोत्साहन दिया, और तब ये एक प्रोजेक्ट बना कि सरकारी निवेश के अलावा भी प्राइवेट निवेश आकर के अब प्रोजेक्ट्स लगा सकता है और हाइड्रो लगा सकता है। सो द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो स्मॉल हाइड्रो पावर का हिमाचल प्रदेश में हुआ था, वो कमीशन हुआ था सन 2002 में। 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जिसको आप देख रहे थे, और फिर वहाँ से ये जो कड़ी है वो जुड़ती रही। टूरिज़म हैज़ बीन फॉर मैनी ईयर्स जो है वो सिर्फ ये है कि उसका जो लेवल है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत रही। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा पहल करते हुए टूरिज़म को भी पीपीपी मोड में प्रदेश सरकार ने लाने की एक कोशिश करी। तो जो रोपवेज़ हैं, रोपवेज़ आज के माध्यम से आज पीपीपी प्रोजेक्ट्स हिमाचल में आ रहे हैं, अग्रसर हैं। सर्वप्रथम पीपीपी प्रोजेक्ट अगर हिमाचल का था तो ये सोलांग घाटी में था, जो एक सीएन स्टैंडर्ड रोपवे प्रोजेक्ट है। इसकी कमिश्निंग 2010 में हुई थी। 2006 में ये सोच पनपी कि पीपीपी प्रोजेक्ट्स में मोड पे प्रोजेक्ट्स को लगाया जाए, और आज वो कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ गई है। हिमाचल में आज रोपवेज़ जो है वो अब अग्रसर हुए हैं। धर्मशाला में एक आप जानते हैं एक रोपवे है वो कमीशन हुआ है। अभी हाल फिलहाल में एक बहुत खूबसूरत छोटा सा एक रोपवे माता बगलामुखी के टेंपल को जोड़ता है नेशनल हाईवे से पंडोह में, वो हुआ है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, एक अवार्ड हुआ है माता चिंतपूर्णी का, और जो एशिया का इस वक्त जो सबसे लॉन्गेस्ट और चर्चा में जो प्रोजेक्ट है वो हमारे रोहतांग दर्रे का प्रोजेक्ट है, इसी जो रोहतांग 3 दर्रे पर सेक्शन में हो रहा है। आपसे जानना जी। चाह रहा था, क्योंकि हर कोई जानना चाह रहा है कि जो ये 13,050 फीट की ऊंचाई को 12 महीने जो है वो खुला रखेगा, वो ये रोपवे रहने वाला है, तो उसका लेटेस्ट अपडेट क्या है? लेटेस्ट अपडेट ये है कि मैं आपको आमंत्रित करूंगा कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे भी आने का। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 3 सेक्शंस में है। पहला सब प्रथम सेक्शन कोठी से लेकर के गुलाबा तक का है, फिर गुलाबा से मढ़ी, और मढ़ी से जो अंतिम चरण है वो रोहतांग दर्रे पे जाता है। आपने सही कहा 4000 मीटर की ऊंचाई पे हम पहुंचेंगे। जो सारा सफ़र होगा वो अगर हम कंटिन्यूस करेंगे बिना रुके, स्टेशन टू स्टेशन हॉप करना है, तो 20 मिनट में यह सफ़र जो है वो पूरा होगा किसी भी सैलानी का। तो आप ये देख सकते हैं कि इससे एडवांटेज ये है कि हिमाचल में मनाली के इर्द गिर्द के जो पर्यटन स्थल है उससे एक स्टे जो 1 रात का मिनिमम और बढ़ेगा। सो कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबल टूरिज़म को बढ़ावा देगा। एंड सिर्फ जब हम बात करते हैं एज ए डेस्टिनेशन, ये उससे उभर करके ये आएगा बिकॉज़ ये एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट और एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन रहेगी हिमाचल प्रदेश की। आज हम कईयों से बात करते हैं कि जी कोई विदेश यात्रा पे जाता है तो कोई कहता है मैं यूरोप गया, तो कोई यूरोप में बात करता है जी मैं माउंट टिटलिस गया, मैं यंगफ्रॉ यॉक गया, या मैं शैमोनी वैली में गया। ये जो बेसिक आइकॉनिक डेस्टिनेशंस हैं, पर्यटक स्थल हैं यूरोप के, स्विट्ज़रलैंड में और फ्रांस में। सो कहीं ना कहीं उस स्तर पर एक हमारी अपनी डेस्टिनेशन हिमाचल में, हिंदुस्तान में क्रिएट होने वाली है। सो जहाँ तक रही बात आपने प्रोग्रेस की है, जो फर्स्ट सेक्शन है वो इस वक्त फुल फ्लेजेड निर्माणाधीन है। इक्विपमेंट आ गया है इसका। एक HTI ग्रुप है जो लाइटनर और पोमा 2 प्रसिद्ध कंपनियां हैं। पोमा का इंस्टॉलेशन ऑलरेडी आपने सोलांग घाटी में देखा, लाइटनर का इंस्टॉलेशन धर्मशाला में देखा। तो वही ग्रुप से इसका जो इक्विपमेंट है वो आना तय हुआ है, और शीघ्र अतिशीघ्र जो फर्स्ट सेक्शन है वो हम नेक्स्ट समर टारगेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट समर से पहले ही हम उसको तैयार कर दें।
एंड एवरी ईयर 1 सेक्शन विल बी डिलीवर्ड। सो फाइनली जो टॉप मोस्ट सेक्शन है उसका जो डिलीवरी है वो ऑलमोस्ट 2027 में, आज हम 2025 में है, तय हुई है। तो उसको पूरा निर्माणाधीन कंप्लीट करने के लिए। सो मेरे जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मुझे लगता है, ये प्रोजेक्ट आने से, कंप्लीट होने से कहीं ना कहीं पर्यटन, कहीं ना कहीं व्यवसाय, कहीं ना कहीं सेल्फ प्रोफेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा हमारे क्षेत्र में। और सिर्फ हमारे क्षेत्र में ही नहीं, इसका एक लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं उन पे भी। पूरी दुनिया में आप ट्रैवल करते हो, अलग अलग डेस्टिनेशंस में, एज अ टूरिज़्म पर्सपेक्टिव, एज अ बिज़नेस पर्सपेक्टिव, एज अ स्पोर्ट्स पर्सपेक्टिव आप लगातार ट्रैवल करते रहते हो। आपको भी मनाली में बहुत सारी डेवलपमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड लगती होंगी। आप किस तरीके से देखते हैं कि मनाली इन सारे इंटरनेशनल टॉप लेवल के डेस्टिनेशंस को कैसे बीट कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या बदलाव करने की ज़रूरत सरकारों को रहने वाली है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जहाँ तक हमारा पोटेंशियल है, जहाँ तक हमारे प्राकृतिक सौंदर्य की बात है, जहाँ तक हमारी सोशल फैब्रिक की बात है, हम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे मुझे जो लगता है हम कहीं कमी नहीं है। अगर किसी चीज़ की बूस्टिंग की हमें ज़रूरत है तो वो बेहतर सुविधाओं की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। जैसे आज की डेट में अगर आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो रहा है। अगर आज हम अपने 4 लेन की बात करें तो आज से कुछ वर्ष पहले अगर हम अपना सफ़र यहाँ से चंडीगढ़ तक का ही सोचते थे तो चंडीगढ़ तक का एक सफ़र एक काफ़ी लंबा 7 या 8 घंटों का सफ़र रहता था। अब वो घट करके कम से कम 5.5 या 6 घंटे का रह गया एंड काफ़ी कंफर्टेबल बन गया है। दैट हैज़ बीन अ गुड बून फॉर द वैली एंड फॉर इन जनरल। उसके अलावा हाँ, हमारी एक बहुत समय से एक यहाँ मांग रही है, ड्रीम रही है कि कहीं ना कहीं हवाई सेवाएं जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हों। बिकॉज़ आज के समय में जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं, कंफर्ट, टाइम, ये दोनों चीज़ें टेंजेंट में हैं। दोनों चीज़ों की उपेक्षा होती है किसी भी सैलानी को या किसी भी पर्यटक को या कोई जो भी भ्रमण के लिए निकलता है। तो उसमें हमें आज भी अगर कहीं किल्लत है या कहीं प्रॉब्लम दिखती है तो वो हमारी एविएशन कनेक्टिविटी की है। सेकेंडली, अगर आज हम अपने बेहतरमेंट की बात करें तो जितने हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जो हमारे अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस हैं, वो अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस जो हैं वो अब ओपन अप हो रही हैं, आइडेंटिफाई हो रही हैं। सो इससे क्या है कि एक फुटप्रिंट जो है वो फैल जाएगा और एक कॉन्सेंट्रेटेड फुटप्रिंट नहीं होगा। कहीं ना कहीं अगर मैं इसी का एक दूसरा पहलू देखूं तो मनाली में जहां फुटफॉल बड़ा है, जहां पर्यटक बड़ा है हमारा, वहीं एक छोटा सा अभिशाप ये रहा है कि जो हमारी एक किस्म से कैरिंग कैपेसिटी से कहीं ना कहीं हम लिमिट पे आ रहे हैं। तो हमें जो है इस फुटफॉल को देखते हुए अपना फुटप्रिंट बढ़ाना है, हमें डेस्टिनेशंस और ओपन करनी है। अब जैसे कि आज अभी हमने बात करी अगर रोहतांग की, अगर हम एक ऑल्टरनेटिव मोड की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इट विल बी हेल्पफुल इन डिस्पर्सिंग ट्रैफिक, इट विल बी हेल्पफुल इन गिविंग कन्वीनियंस टू द टूरिस्ट्स। ऐसा ही हमारे को न्यू डेस्टिनेशंस खोलने की ज़रूरत है ताकि एक कॉन्सेंट्रेटेड ना हो और एक जो है एक फैल करके जो है पूरे सारा का सारा हमारा एक्सप्लोरेशन हो। इसी के साथ साथ हमें एक चीज़ का, मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत मानना है, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट की होड़ में कहीं ना कहीं हमारा सोशल फैब्रिक और हमारा जो कल्चर है वो डिस्टॉर्ट ना हो। हमारा कल्चर हमारी धरोहर है। आज हम पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं, इवन ओवरसीज़ में देवभूमि के नाम से हम जाने जाते हैं। अगर जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं वो एक पीसफुल, ट्रैंक्विल, वेरी डीप रूटेड कल्चर से हमारे को जो है सिनोनिम रखा जाता है। उसको देखते हुए जो हमारा सांस्कृतिक परंपराएं, बोथ दैविक
एंड कल्चरल, वो हमें संजो करके रखने की कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये ही एक बहुत मेजर अपना अट्रैक्शन का पॉइंट है जो हमारे लिए हमेशा रहा है। आज अगर आप देखें तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर अब डेवलप हो रहा है, पर कई कई सालों से अगर कुल्लू का दशहरा था तो वो बहुत प्रसिद्ध था, कि कुल्लू के दशहरा की गाथाएं जो हैं वो पूरे भारतवर्ष में मशहूर थी। सो कहीं ना कहीं वो एक जो सेरेमोनियल पार्टी है, हमें उसको संजो करके रखना है। ये हमारा, मेरा ख्याल है, जो हमारी अपना यहाँ सोशल फैब्रिक है, उसका उत्तरदायित्व बनता है, और आने वाले समय में ये एज ए लेगेसी हमें अपनी अगली पीढ़ियों को देनी है। एविएशन की बात आपने की कि आज भी वो डिमांड की जा रही है कि हम एयरवेज़ में थोड़ा और बेहतर हों, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को जो है कनेक्टिविटी मिले। आप तो एविएशन कंपनी के तौर पर भी स्टेट में सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। क्यों, आपको क्या ऐसे चैलेंजेस लगे, हम क्यों सक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और बहुत सारी बार कोशिश की गई है कि सस्ती फ़्लाइट्स जो हैं लोगों को मिलनी चाहिए, फ़्लाइट्स के नंबर्स बढ़ने चाहिए, हेली टैक्सी जैसी सर्विसेज भी कुछ दौरान शुरू रही, लेकिन आज फिर हम वहीं के वहीं खड़े हैं, क्यों? ये एक आपके बात, ये आपने एक बड़ा बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और इसके दो पहलू हैं जी। मैं आप ही के सवाल से लीड लेता हूँ। जी हाँ, हम सब उपेक्षा रखते हैं कि हमें सर्विसेज चाहिए, पर साथ ही में एक उसमें जब जो छोटा सा एक ये राइडर आता है कि हम चाह रहे हैं कि सस्ती सेवाएं हों, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा ये टेंजेंट में हो जाती है चीज़, फॉर द रीज़न दैट सर्टेन सेक्टर्स, जब हम अपने एविएशन की जब यहाँ की बात करें, घाटी हमारी जो है वो इस तरीके से है कि हमारे पास लैंड पार्सल्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो हमारे पास बड़े एयरपोर्ट्स बनाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है लैंड का। और अगर हम सोचे भी तो एक्विजिशन एक चैलेंज है, और अगर एक्विजिशन पे उठ भी जाएं तो मेरा पर्सनल मानना ये हो जाता है कि इतने बड़े पैमाने पे एक्विजिशन करने में कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट आएगी, जो वैसे ही स्कैंटी है, राइट? सो व्हाटएवर वी हैव, जो हमारी वैली में है, हमें उसका एक चैलेंज है। हाँ, जैसे कि आज हम बात करते हैं कुल्लू मनाली एयरपोर्ट जो भुंतर में है, जिसका नाम कुल्लू मनाली हम एयरपोर्ट बोलते हैं। भुंतर एयरपोर्ट में एक चैलेंज है कि वहाँ पे हमारे को जो उसकी जोग्राफिकल लोकेशन है वो उस वक़्त सबसे पर्याप्त थी, सबसे बेस्ट थी। वैली बिल्कुल जहाँ से शुरू होती है हमारी कुल्लू मनाली वैली, बट उसकी एक्सपेंशन का एक लिमिटेड स्कोप है। अब एक्सपेंशन के लिमिटेड स्कोप की वजह से क्या होता है कि जो एयरक्राफ्ट टाइप है वो एयरक्राफ्ट टाइप हमारे लिए लिमिटेड हो जाता है, और उन एयरक्राफ्ट को सर्विस करने के लिए एक थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा आता है। नेवरदलेस, मैं जो एक्सपेंसेस आज आ रहे होंगे या जो आज टिकट की दरें हैं, मैं उनको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं इनफैक्ट ये भी कहता हूँ कि हाँ वो और थोड़ी बेहतर हो सकती थी, पर अगर हम बिल्कुल चीप की बात करें तो शायद वो वहाँ नहीं हो पाएगा फॉर वेरियस रीजंस। मेन बात जो है जो आपने कही वो ये है रिलायबिलिटी और रेगुलर इंटरवल पे फ़्लाइट्स होना। इसमें कहीं ना कहीं हमारे को, प्रदेश सरकार को जो गुहार हमने लगाई है, प्रदेश सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, because now there are only private players except for one small company which is still run by the government, उनको अट्रैक्ट करने के लिए स्वॉप्स देने पड़ेंगे कि वो आएँ और इस सेक्टर को अप्लाई करें। उनमें से भी हमारा लिमिटेशन हो जाता है कि जितने प्राइवेट प्लेयर्स इस वक्त हैं उनमें से भी बहुत गिने चुने एक या दो ही ऐसी एयरलाइन कंपनीज़ हैं जिनके पास उस टाइप के एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं जो यहाँ पर्याप्त है और जो यहाँ पे फ्लाई कर सकते हैं। सो second part, I can talk from a company's perspective. Reliability is one thing जो हर कंपनी देना चाहती है, और रेगुलर इंटरवल्स पे फ्लाइट्स देना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं कुछ मौसम, कहीं ना कहीं कुछ हमारी परिस्थितियाँ भौगोलिक ऐसी हो जाती है कि जब उसमें इंटरप्शंस आनी शुरू हो जाती हैं तो एक वो कैस्केडिंग इफेक्ट लेता है, तो वहाँ पे द गवर्नमेंट नीड्स टू पिच इन, विच आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सचेकर है, बट गवर्नमेंट नीड्स टू पिच इन बाय सम VGF, वायबिलिटी गैप फंडिंग, वो इम्पॉर्टेंट है, बाय सम
काइंड ऑफ एडिशनल एंसिलरी स्वैप्स, ताकि एक अट्रैक्टिव पॉइंट रहे। नहीं तो क्या होता है कि दैट आप एक बार सस्टेन करने लग जाएं तो रेगुलराइजेशन होएगी, पर अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं आती तो फिर देन आप दाएँ बाएँ चलते हैं। जैसे कि आपने सही कहा, एविएशन में हम अभी भी हमारी रुचि है, वी स्टिल हैव थिंग, बट वी आर एबल टू ऑपरेट मोर कंसिस्टेंटली सम अदर सेक्टर्स वेयर सस्टेनेबिलिटी इज़ देयर। सो उसको करने के लिए अभी जैसे कि अब आज तत्कालीन सरकार ने कुछ हेलीपोर्ट्स और हेली पैड्स की बात करी है, वो बन जाएं तो शायद फिक्स्ड विंग का एक ऑल्टरनेटिव तो नहीं होता हेलीकॉप्टर, क्योंकि हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग कॉस्ट ज़्यादा रहती है फ्रॉम अ फिक्स्ड विंग, बट कहीं ना कहीं ये है कि आज रिमोट एक्सेसिबिलिटी जो है वो कहीं अवेलेबिलिटी होगी। हम रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात करें या हम हाई एंड टूरिज़्म की बात करें तो वो एक कैटेगरी जो है वो एक निश प्रोडक्ट अभी भी अवेलेबल है। रेगुलर फ्लाइट सर्विसेज, जैसे कि अगर आज हम चंडीगढ़ की बात करें या दिल्ली और कुल्लू और मनाली को जोड़ने की बात करें, उसमें आज भी काम करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स को एक बेट देने की ज़रूरत है, ताकि वो उनको ये लगे, एक ऑपरेटर क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि मैं अगर किसी एक सेक्टर में अगर मैं जाऊं तो मुझे सस्टेनेबिलिटी रहे। सो दैट इज़ द मोस्ट फर्स्ट थिंग वेयर वी आर स्टिल लैकिंग। एंड अगर यही चीज़ अगर आज आप कुल्लू मनाली एयरपोर्ट, शिमला एयरपोर्ट और धर्मशाला, जो हमारे सिर्फ 3 एयरपोर्ट्स हैं, अगर आप उनको देखें तो धर्मशाला एयरपोर्ट इज़ स्टिल डूइंग मच बेटर, मोर इंटरवल्स ऑफ फ्लाइट्स हैं, डिफरेंट डेस्टिनेशन से फ़्लाइट्स हैं। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति कुल्लू मनाली से डिफरेंट है, और कुल्लू मनाली से और भी ज़्यादा डिफरेंट भौगोलिक स्थिति शिमला एयरपोर्ट की है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं ऐसे स्वैप्स लाने की ज़रूरत है, ताकि इन 2 डेस्टिनेशंस पे ऑपरेशंस जो हैं वो और कारगर हों। ये तो रही एक एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं। दूसरी तरफ आपसे जानना चाहूँगा कि आप ऑलरेडी एविएशन में एक प्राइवेट प्लेयर हैं, किस तरीके से आप देखते हैं कि कुल्लू मनाली हो या फिर शिमला में हो, एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्राइवेट प्लेयर्स इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा पा रहे? क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड की, तो वहाँ हेलीकॉप्टर्स और एविएशन प्लेयर्स की भरमार है। कारण क्या मानते हैं कि हम इस सेक्टर को अभी तक क्यों नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हैं? जैसे मैंने बताया जी, सस्टेनेबिलिटी, तो क्योंकि अगर आज हम उत्तराखंड की बात करें, देयर आर सर्टेन आई वुड से पॉसिबिलिटीज़ इन उत्तराखंड जो एक बहुत रिकरिंग और सस्टेनेबल मॉडल देता है इन प्लेयर्स को। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एन एविएशन कंपनी और कॉस्ट ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ एविएशन कंपनी आर वेरी वेरी वोलेटाइल, मैं ये बात कहूँगा। ये वन टाइम कैपिटल कॉस्ट नहीं है। वन टाइम कैपिटल कॉस्ट करने के बाद उसकी मेंटेनेंस करना, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, सेफ्टी रेगुलेशंस मेंटेन करना, जितना भी आपका उसमें लगा हुआ स्टाफ है, वो एक रिकरिंग कॉस्ट है, जिस रिकरिंग कॉस्ट के लिए अगर आप कोई भी एक फ़्लाइट, 2 फ्लाइट भी अगर बैड हो जाए तो देन द कंपनी कहीं ना कहीं इट स्टार्ट्स डगमगाना शुरू करती है, कहीं ना कहीं वो एक ब्लीड करना शुरू करती है। तो उसके लिए एक बहुत सस्टेनेबल मॉडल चाहिए। उत्तराखंड में क्योंकि 4 धाम हैं, सो अगर आप आज देखें, कैलकुलेट करें, तो जितने भी आपने सही कहा, ख़ास करके जब ये धाम खुलते हैं, जब इनके कपाट खुलते हैं, तो वहाँ पे भरमार है ऑपरेटर्स की। वो इसलिए है बिकॉज़ वहाँ पे दी डिमांड एंड सप्लाई रिक्वायरमेंट का गैप जो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है। हिमाचल में भी तो बढ़ता जा रहा है, 1 करोड़ से ज़्यादा सैलानी पर एनम विजिट कर रहे हैं। बट देन उसमें क्या है कि पीपल आउट ऑफ द डिस्पेंसिबिलिटी, आज अगर आज हम बात करें तो जब हम 4 धाम की बात करते हैं तो वो एक यात्रा एक ऐसी है कि आज की डेट में कोई फैमिली भी जाती है तो कहती है कि जी मुझे एक दर्शन जो है दुर्गम है, वहाँ पे मैं एक अपनी फैमिली को लेकर के पहुँच जाऊँ, चाहे वो एक शटल सर्विस है केदारनाथ की, चाहे वो चार्टर का रूट है केदारनाथ का, या बद्रीनाथ जी का, या यमुनोत्री या गंगोत्री का। उसमें ये है कि क्योंकि डेस्टिनेटिंग टूरिस्ट इज़ फार मोर, अगर आज हम 1 करोड़ की बात करते हैं तो वहाँ पे इससे कई और मल्टीप्लायर इफेक्ट है। नाउ इसमें व्हाट वी आर एबल टू गिव, बिकॉज फ्रॉम विच डेस्टिनेशन टू विच डेस्टिनेशन, या तो कुल्लू मनाली की अगर हम बात करें तो यस, जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं हमें कनेक्टिविटी विद दिल्ली या कनेक्टिविटी विद चंडीगढ़,
की ज़रूरत है, बट फिर ये कनेक्टिविटी शॉर्ट स्पैन नहीं है, ये फ़्लाइट है मोर कारगर फॉर अ फिक्स्ड विंग। कहीं हमें ये भी एक देखना है, जब हम शॉर्ट स्पैन्स की फ़्लाइट्स की बात करते हैं, पहाड़ों की बात करते हैं, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स कारगर आते हैं जी। सो अगर हम जैसे देहरादून से केदारनाथ जी की बात करें, 40 मिनट्स फ्लाइंग टाइम, 35 मिनट्स फ्लाइंग टाइम, या हम 5 मिनट का फ्लाइंग टाइम लें अगर फाटा से केदारनाथ जी का, ये वाली जो शॉर्ट फ्लाइट्स हैं, दे आर मोर वायबल एंड टेक्निकली मोर, आई वुड से टेक्नो इकोनॉमिकली मोर वायबल इफ़ इट इज़ अ हेलीकॉप्टर। फॉर द रूट्स दैट वी हैव फॉर आवर डेस्टिनेशंस, मोर अ फिक्स्ड विंग जो है वो कारगर है। तो हम वहाँ पे हमारे फिर एयरपोर्ट्स की भूमिका आ जाती है और उनको और अपग्रेड करने की भूमिका आ जाती है। हाँ, जब हम अपने बैक एंड बियॉन्ड की बात करते हैं, जैसे कि अगर आज हम विंटर टूरिज़्म की बात करते हैं, तो हमने कई फ़्लाइट्स करवाई हैं मनाली टू स्पीति, स्नो लेपर्ड्स की शूटिंग के लिए। बहुत सारे हमारे पास ग्रुप्स हैं जो उन्होंने अप्रोच किया। दैट इज़ देन अ गुड हेलीकॉप्टर फ्लाइंग, बट इन अ मेन स्ट्रीम कहीं भी अगर आप विश्व में देखेंगे, फॉर अ रोटरी एयरक्राफ्ट टू मे बी अ मेन स्ट्रीम फॉर मास पैसेंजर कम्यूट, इट डज नॉट वर्क। फॉर हियर वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन फिक्स्ड विंग्स, क्योंकि वहीं पर कॉस्टिंग्स कम आएगी, वहीं पर ही आपकी जो है अवेलेबिलिटी ज़्यादा इम्प्रूव आएगी। आप विंटर स्पोर्ट्स की अलग अलग एसोसिएशन से भी राष्ट्र स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो जुड़े हुए हो अलग अलग डेजिग्नेशन के साथ, आप किस तरीके से देख रहे हो? क्योंकि आइस स्केटिंग से आपका सीधा जो है वो कांटेक्ट है, लेकिन स्कीइंग की बात करूं या फिर दूसरे बैक कंट्री स्कीइंग की अगर मैं बात करूं, तो इसके लिए हर कोई जो है वो हिमालयाज़ को एक अलग स्वरूप में देखता है, अलग पर्सपेक्टिव पे देखता है, क्योंकि हिमालयाज़ जो हैं आपको ऊंचाई के साथ साथ बहुत सारे एडवेंचरस एक्सपीरियंस देते हैं। तो वो हिमालयाज़ की टेरेन्स हमारे हिमाचल में मौजूद हैं, पर आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए जो है कहीं ना कहीं हर कोई इंतज़ार कर रहा है। आप बहुत सारी ऐसी विंटर डेस्टिनेशंस का विज़िट करते हैं, आप किस तरीके से देखते हैं कि इस और भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ टूरिज़्म भी बूस्ट होता है, टूरिज़्म अट्रैक्ट होता है, लोगों को रोज़गार मिलेगा, टूरिस्ट आएगा और एक अलग तरीके का टूरिज़्म शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात करी कि शीतकालीन जो खेल हैं, शीतकालीन खेल अगर हम जाके देखें जो शीतकालीन खेलों के देश हैं, जैसे कि अगर हम यूरोप की बात करें, हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, हम अगर सदर्न हेमिस्फीयर में इवन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करें, सदर्न हेमिस्फीयर में हम यहाँ तक कि इवन अर्जेंटीना की बात करें, तो शीतकालीन खेलों के साथ बहुत बड़ा एक पर्यटन का बाज़ार जुड़ा हुआ है। अगर आज आप देखें तो जितने भी मेजर रिज़ॉर्ट्स हैं, वहाँ पे प्रोफेशनल स्कीइंग और स्पोर्ट्स के लिए जो स्कीइंग है वो एक बहुत मिनिस्क्यूल पार्ट होता है फ्रॉम द अदर पार्ट, फ्रॉम डिसनरिंग टूरिस्ट एंड द स्की लवर्स हु कम देयर फॉर द लव एंड पैशन ऑफ द स्पोर्ट, और एक उसको एज अराउंड द टूरिज़्म के अराउंड उसको एक पूरा बनाया हुआ होता है। जैसे कि रिजॉर्ट्स में अगर आप देखें तो यू हैव स्टेज अवेलेबल, यू हैव पीपल विच बिकम्स एज अ डेस्टिनेशन फॉर हॉलीडेइंग। यस, हमारे पास बहुत ऐसी डेस्टिनेशंस जो हैं रिमोट बैक एंड बियॉन्ड में, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं हमारे को डिस्पर्सल अप करने की ज़रूरत है, हमें फुटप्रिंट बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उसमें ये नेक्स्ट मेरे को लगता है आने वाले समय में एक नेक्स्ट बूम आएगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करें, हम अपने जो ढलाने हैं उनको एक्सप्लॉइट करें फॉर स्कीइंग पर्पसेस, फॉर आइस स्केटिंग पर्पसेस। हमारे पास नॉट ओनली जो नेचुरल लेक्स हैं जिसके लिए यूरोपियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि हम एक फ्री स्केटिंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट करें, चाहे वो हमारे, अगर मैं हिमाचल तक की सीमित अगर अपनी बात करूं, तो जो हमारा सिसु का इलाका है, जो हमारा किन्नौर का इलाका है, हमारा लाहौल स्पीति का इलाका है, और जहाँ पे नेचुरल वाटर बॉडीज़ फ्रीज़ हो जाती हैं और वो फ्रीजिंग रहती है कम से कम 2.5 से 3 महीना। हम आपको बताएं, हमने कुछ महीने पहले या 1.5 साल पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था नाको जैसे जगह में, इन किन्नौर, कि हमने नाको में एक अपना आइस स्केटिंग का एक इवेंट कराया। और वहाँ पे हमने ये देखा कि जो होम स्टेज थे या गांव में जो लोग थे, हम वहाँ गए, हम वहाँ रहे, हमने उनका
जो एक किस्म से ट्रेडिशन देखा, हमने वहाँ का जो रीति रिवाज है उसको समझा, उनका भोजन खाया। इट वाज अ वेरी मेस्मराइजिंग कल्चरल ट्रिप। एंड जब हमने वो फ़ोटोग्राफ्स या हमने वो वीडियोस साझा किए अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, सो सबसे बड़ा रिएक्शन आता था कि हमें यहाँ आना है, हम यहाँ पे स्केटिंग करना चाहते हैं, इस फ्रोज़न लेक पे स्केटिंग करना चाहते हैं। इसी तरीके से लाहौल स्पीति काज़ा में हमने ये किया, एक कैंप लगाया, हमने कंपटीशन और एक कैंप हमने सीसू में किया लाहौल स्पीति में। तो ऐसी हमारे पास भरमार है ऐसी जगहों की जिन्हें हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, जिन्हें हम नर्चर करना चाहते हैं, ताकि हम यहाँ पे खिलाड़ी ही नहीं पैदा करें, यहाँ पे विंटर के समय में टूरिज़्म भी पहुँचे। आज आपके ने आज मुझसे पूछा रिगार्डिंग रोहतांग प्रोजेक्ट। तो जब हम रोहतांग की बात करें तो सिर्फ वो सैलानी एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन सिर्फ रोहतांग दर्रे पे नहीं पहुँचते, उसका आगे जो एवेन्यू है फॉर स्कीइंग एज अ डेस्टिनेशन एट हाई एल्टीट्यूड वो भी खुल जाता है। आज हम बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी हिमाचल में और गुलमर्ग में ये दो ही जगह पे हैं जहाँ पे हेली स्कीइंग होती है। सिमिलरली टुडे हेली स्कीइंग की बात है, आज अगर हम देखें तो बात हो रही है टुवर्ड्स द अदर पार्ट ऑफ हिमाचल। धर्मशाला के पास एक्सप्लोरेटरी हुआ, चांशो लेक एरिया है वहाँ एक्सप्लोरेटरी हुआ। सो स्टेप बाय स्टेप आई थिंक एज मॉडर्नाइजेशन, डिस्पेंसेबल इनकम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्स, ये लाजमी है कि हम इसकी तरफ भी अब अग्रसर होंगे, बिकॉज हिमालयाज़ इज़ अ वेरी बिग ब्रांड फॉर श्योर। तो आपको क्या लगता है कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में धन खर्च हो सकता है, सरकार को किस तरीके से फोकस करना चाहिए? क्योंकि अब जितनी भी सरकारें रही हैं, पर्यटन पे बातचीत तो हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ फंड की वजह से जो है जो ये बातें हैं वो शुरू ही नहीं हो पाती हैं। तो आपको क्या लगता है एज अ उद्यमी, आप क्या सरकार को सजेशन देना चाहेंगे कि इतना फंड अगर हो तो स्थिति बदली जा सकती है हाई एंड एडवेंचर टूरिज़्म की बात करें तो? देखिए, फ़ंड के साथ साथ मेरा मानना ये है कि सही सोच और सही पॉलिसी वो एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ़ंड की जब मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं एक सरकार के तरफ से या सरकार की जो भूमिका है उसको मैं देखता हूँ, क्योंकि द एवरीवेयर द ड्यूटी ऑफ अ सवरन लाइक अ स्टेट is to take care of the well-being of its subjects। उनका सरकार का कहीं ना कहीं काम मॉनिटरिंग है, कहीं ना कहीं वेलफेयर है, कहीं ना कहीं उनका एक ओवरऑल रोल है फॉर टुवर्ड्स और कमिटमेंट है टुवर्ड्स द कम्युनिटी। वहाँ पे द बेस्ट मॉडल विच कम्स इन टू ब्रिंग इन द राइट पॉलिसीज़ एंड टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये जहाँ जहाँ आप देखें, चाहे वो विदेश में देखें, जहाँ जहाँ ये मॉडल अच्छे से सही प्रपोजल्स के साथ लागू किया गया है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ ऑटोमेटिकली और बहुत रैपिड हुआ है। आज अगर हम अपने भारतवर्ष में ही बात करें तो अगर आज हम बातें करें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जब गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को साथ में इनवाइट किया, ऑफ कोर्स NHAI इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, वो एक हमारा आर्म है गवर्नमेंट का। उसके अलावा और वो ये उसका काम एज एन NHAI or as other different PSUs is there to also accelerate and bring in to those destinations which otherwise would not be very viable for private players। but जहाँ पे आप private players को एक सही पॉलिसी के साथ इनवाइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी जो पेस है वो बहुत और आगे बढ़ जाएगी। सो डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट फॉर द फंड्स, कि गवर्नमेंट ही राशि लगाएगी और वो फंड करेंगी, तो कहीं ना कहीं वो मिसमैच हो जाता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात ज़रूर कही कि वायबिलिटी गैप फंडिंग होनी चाहिए, बट एक तरफ से मुझे ये लगता है दैट व्हेन वी टॉक अबाउट वायबिलिटी गैप फंडिंग तो कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी पे वो लोअर आ जाता है, बिकॉज देयर आर हायर प्रायोरिटीज़ टू बी गिवन विच इज़ more important for the social fabric, whether it is giving them road infrastructure, whether it is giving them electricity, whether it is giving them mode of transport। so कहीं ना कहीं फिर वो प्रायोरिटी जो है इस सेक्टर में थोड़ी नीचे हो जाती है। अपने पॉडकास्ट में जाते जाते एक सवाल जो है वो लोगों के मन का आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि रोहतांग की बात हो रही है, रोपवे की बात हमने आपसे की, बहुत सारे लोग जो हैं
इसका वेट कर रहे हैं कि ये कब जल्दी बनकर तैयार हो, क्योंकि नया डेस्टिनेशन, नया एक्सपीरियंस जो है वो सैलानियों को और साथ साथ हमारे हिमाचल के लोगों को भी मिलेगा। लेकिन कुछ 1% लोगों को आज भी इनसिक्योरिटी फील होती है कि कहीं रोपवे बनने से उनका रोज़गार तो नहीं छिन जाएगा। इस पे बेहतर जवाब आपसे ज़्यादा कोई दे नहीं सकता है। देखिए, मैं इस बात पे कोई लीश मात्र संशय नहीं है कि जब कभी कोई आउट ऑफ द बॉक्स या एक नॉन कन्वेंशनल प्रोजेक्ट या परियोजना आती है तो मन में कई भय होते हैं, मन में कई सवाल होते हैं। आज शायद कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये सवाल या भय, अगर हाल फिलहाल में आप देखें तो हमें यह है कि एक रेल लाइन की बात हो रही है जो मनाली और हमारी घाटियों से होते हुए लेह को कनेक्ट करेगी। तो कई तरीके के सवाल आते हैं जो तथ्यों से हट जाते हैं, के बियॉन्ड होते हैं। जहाँ तक इस रोपवे की बात है, इसमें जो व्यवसाय है वो मुझे ये लगता है, और ये 100% होगा, कि वो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट के हिसाब से आएंगे। और उसका एक जीता जागता उदाहरण है। आज से 15 वर्ष हो गए हैं। 2010 में मैंने आपको बताया, मई, यही महीना था, मई 16 तारीख थी 2010 में, जब सोलांग का रोपवे स्टार्ट हुआ था। आज 15 वर्ष हो गए हैं मनाली को, इस मनाली में इस रोपवे को चलते हुए। और उससे पहले जो पर्यटन था, जो सोलांग में था, चाहे हम वहाँ के व्यवसाय की बात करें, पैराग्लाइडर्स जो वहाँ पे मेन एक पैराग्लाइडिंग स्लोप होती थी, हम स्कीइंग की बात करें, तो आज वहाँ की अगर आप बात करो तो थोड़ी देर के लिए भी अगर रोपवे कभी किसी मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस के लिए हम डाउन करते हैं तो कहते हैं सर ये कब चलेगा जी। सो एक बहुत मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट आया है। नाउ टेकिंग इट दैट अ प्रोजेक्ट जो उस मैग्नीट्यूड का है मे बिकम अ थ्रेट टू समवन्स लाइवलीहुड, ऐसा नहीं है। और ऐसा कोई भी मॉडल पूरे विश्व में ऐसा नहीं हुआ है कि जहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड, एक नीड बेस्ड चीज़ से कहीं ना कहीं किसी और की व्यवसाय में कभी कहीं थ्रेट हुआ है। इट इज़ ओनली गोइंग टू गिव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। एंड लोगों को घबराने की जरूरत नहीं जो रोहतांग में रोजी रोटी कमाते हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं अमिताभ लगता। शर्मा का क्या संदेश? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई घबराने की इसमें ज़रूरत है। उल्टा है कि मुझे लगता है कि उनका व्यवसाय और बढ़ेगा और उनको अपने लिए और इन्वेंट करने नए नए चीज़ें पड़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से जब और सैलानी आएंगे, जिस तरीके से पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होगा, तो इट विल बी लेस। जैसे कि आज की डेट में मैंने आपको एक एग्जांपल सोलांग घाटी का दिया, उस हिसाब से इट विल बी अ मच मोर मल्टीप्लायर। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आपसे बातचीत करके इस पॉडकास्ट में खूब सारी इन्फॉर्मेशन मिली। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक आपकी इस बातचीत से इंस्पायर होंगे और उनके सवालों के जवाब उन्हें मिले होंगे और सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी। आपका इस पॉडकास्ट में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये अमिताभ शर्मा हैं। हम इनसे अपने पॉडकास्ट में यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में किन सारे प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, हिमाचल को मॉडर्न एज में किस तरीके से डेवलपमेंट चाहिए, और कहीं ना कहीं रोहतांग का जो ये रोपवे का प्रोजेक्ट है वो कब बनकर तैयार होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारे इस पॉडकास्ट की इस बातचीत में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जल्द मुलाकात होगी अगले जी के पॉडकास्ट में। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।